हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम एक रिवीजन टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक की जो है क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। मतलब कि जो बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर के बारे में, जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से भी मिलेंगे, जहाँ पे कि कन्वर्जन है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बूलियन लॉजिक वाला जो चैप्टर है, जिसमें कि आपके गेट्स कैसे बनते हैं या ट्रुथ टेबल्स कैसे बनते हैं या सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। मतलब कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो स्टार्टिंग के पाइथन के 2-3 चैप्टर हैं, जिनमें कि बेसिक चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं और उन पे बेस्ड जो है आउटपुट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है ये, अगर किसी के स्कूल में जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं तो उसके लिए यूजफुल हो सकता है। और एक तरीके से कह सकते हैं क्लास 11 में जो स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर हैं, मतलब 7-8 चैप्टर जो हैं आपके, उनका एक तरीके से पूरा रिवीजन टेस्ट पेपर यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने डिजाइन करा है, ये एज पर द सीबीएसई सैम्पल पेपर है। मतलब जो क्लास 12 के लिए बोर्ड का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू करा है, तो उस सैम्पल पेपर में जो सीबीएसई ने गाइडलाइन बोली है कि मतलब कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। मतलब कि उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पेपर को बनाया गया है, जिससे कि जो है क्लास 11 से ही जो है आप क्लास 12 के लिए हैबिचुअल हो जाएं। तो चलिए यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है एस की स्टैंड फॉर, मतलब कि जो एस की होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सिंपली जो है इसका कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें देखिए बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस दे रखी हैं, तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कार्ड रीडर हो गया, ये सारी के सारी क्या है आपकी इनपुट डिवाइसेस ही हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, या फिर आप लिख सकते हैं एनी ऑफ दीज। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द बाइनरी नंबर फॉर 28। मतलब कि 28 डेसिमल नंबर है। देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है डेसिमल नंबर। तो मतलब सिंपल सा हो गया कि 28 डेसिमल में है। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर क्या बनेगा। तो इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये नंबर बन जाएगा। मतलब कि 1110। आप जो है इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए कन्वर्जन मैं यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, बस जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को कन्वर्जन सीखना है तो जो नंबर सिस्टम वाली वीडियो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई, उसको देख लीजिएगा। मतलब कि शायद वो जो है आपका सेकंड चैप्टर है, तो उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। सारे टाइप के कन्वर्जन मैंने वहाँ पे सिखा रखे हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं। हर टाइप के नंबर सिस्टम को जो है कन्वर्ट करके मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है और एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आपको किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और देखिए क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें जो है सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसका डेसिमल नंबर क्या बनेगा। मतलब कि इस हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा। तो इसका जो नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 46562। ये आपका डेसिमल नंबर बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आपको सही करना है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा बी, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी, एंड यहाँ हो जाएगा डी। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है और इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें बोला है कि यहाँ पे ये जो है इस तरीके से सर्किट दे रखा है, तो इससे बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए ए और बी है, दोनों किससे पास हो रहे हैं, एंड गेट से। तो आपका बन जाएगा ए, इस तरीके से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट से पास हो रहा है। और इसके बाद में देखिए सी और डी जो है वो भी किससे पास हो रहा है, एंड गेट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डॉट डी। और इसके बाद में दोनों जो गेट हैं वो किससे पास हो रहे हैं, वो आपके पास हो रहे हैं किससे, ये हो रहे हैं और गेट से। तो मतलब कि यहाँ पे लग जाएगा प्लस, इस तरीके से प्लस लग जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। और देखिए फाइनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है नॉट गेट। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इस पूरे पे जो है आपका वार इस तरीके से लग जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपका ड्राइव होके आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें भी पूछा गया है कि यहाँ पे जो सर्किट दे रखा है इससे जो है बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से आपका बन जाएगा एक्स बार वाई बार प्लस जेड। और एक्स बार क्यों आएगा, देखिए एक्स बार और वाई बार इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है एंड गेट से पास हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए नॉट गेट लगा हुआ है इस तरीके से। तो मतलब क्या हो गया एक्स डॉट वाई। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कुछ लगा हुआ नहीं होता है तो हम कंसिडर क्या करते हैं, एंड गेट कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक तरीके से क्या है, डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार और इसके बाद में देखिए यहाँ से जेड आ रहा है और ये पूरा किससे पास हो रहा है, ये हो रहा है और गेट से। तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस जेड। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आपका हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। मतलब कि यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा टपल है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर हम पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो कंसिडर की जाती है टपल। मतलब कि इस तरीके से आपके सीक्वेंस में वैल्यू पड़ी हुई हो और पैरेंथेसिस लगी हुई तो समझ जाओ वो क्या है, टपल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। भाई यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन सा जो है आपका इनकरेक्ट है, मतलब कि कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो देखिए आपका क्या होता है, नॉट होता है, और होता है, एंड होता है। इन जो है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है। इन कैसा होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। मतलब यहाँ पे इनमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर को बनाने के रूल ये होते हैं कि कभी भी जो है वो आपका स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता। मतलब कि स्टार्टिंग में कभी भी नंबर नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आपका अंडरस्कोर या फिर क्या आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता। तो जो पाइथन का स्टार्टिंग वाला चैप्टर है जहाँ पे कि जो है मैंने आइडेंटिफायर के रूल्स आपको पढ़ाए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना। आइडेंटिफायर के रूल जो है मैंने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर वहाँ पे हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो है एक्सप्रेशन है, मतलब कि अगर मैं प्रिंट में लिखता हूँ 5 + 3 और यहाँ पे डबल स्टार का साइन लगाता हूँ, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा। और इसके बाद लिखता हूँ 2 / 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 9.5। अब कैसे आएगा, देखिए आप लोगों को जो है ऑपरेटर की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। मैंने जो है ऑपरेटर की प्रायोरिटी को आपको पढ़ाया था कि जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है एक्सपोनेंट वाले ऑपरेटर की। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3⁻², मतलब कि 9 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से 9 आ जाएगा। और 9 के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटी फिर किसकी ज़्यादा है, फिर है डिवाइड की। तो ये हो जाएगा 9/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.5। इस तरीके से 4.5 हो जाएगा। और 4.5 को जो है बाद में आप प्लस में करेंगे 5 में, तो ये आपका बन जाएगा 9.5। तो इस तरीके से आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इन्होंने द डैश स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल लूप। मतलब कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि पूरे लूप को ब्रेक कर देता है, मतलब कि टर्मिनेट कर देता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो आपका ये काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, कोई भी लूप आपको चल रहा होता है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दे रखा है 12। इसके अलावा ऑप्शन बी में भी 12 दे रखा है, लेकिन 12 में देखिए क्या है, बीच में स्पेस है यहाँ पे। और सी में है एरर। और डी वाला है नन ऑफ द अबव, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरर आएगा, क्यों आएगा, देखिए एक्स कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। मतलब कि एक्स के अंदर 12 है जो कि इंटीजर टाइप का है, और इसको जो है आप इटरेट नहीं कर सकते। इटरेशन हम किसकी करते हैं, हमेशा जो है सीक्वेंसेस की करते हैं। स्ट्रिंग की कर सकते हैं आप, लिस्ट की कर सकते हैं आप, टपल की कर सकते हैं, या फिर जो है आप डिक्शनरी की कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप किसी और चीज़ की इटरेशन नहीं कर सकते। मतलब कि इंटीजर वैल्यू की तो इटरेशन आप कैसे भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है आपको एरर देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल लूप, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा लूप है जो कि कंडीशनल लूप कहलाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका वाइल लूप होता है इसी को बोला जाता है कंडीशनल लूप, और देखिए जो फॉर लूप होता है उसको हम बोलते हैं काउंटिंग लूप। तो इस तरीके से जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि जो है काउंटिंग लूप किस लूप को बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन हैं वो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई ने इस बार ही जो है ऐड करे हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जो है इन्होंने बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो बोर्ड एग्जाम आप देंगे 12th क्लास के लिए तो उसमें भी जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इन क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है, यहाँ पे देखिए 4 चॉइसेस दे रखी हैं, मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में क्या बोला है, मतलब कि ए और जो आर ऑप्शन है वो दोनों ही ट्रू हैं, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है किसकी, ए की। और बी ऑप्शन में बोला है कि ए और जो आर हैं वो दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ए की। इसके अलावा सी में बोला है कि ए ट्रू है लेकिन आर क्या है आपका फॉल्स है, और डी वाले में बोला है कि ए आपका फॉल्स है लेकिन आर जो है वो आपका ट्रू है। तो यहाँ पे जो ए का मतलब है वो असर्शन है, और जो आर है उसका मतलब है रीजनिंग। तो चलिए इस पे बेस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पे बेस पहला क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें देखिए एक असर्शन दे रखा है, और यहाँ पे बोला गया है द रैंडम डॉट रैंडम मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 0.0 to 1.0। मतलब कि जो असर्शन अभी कह रहा है कि रैंडम अगर आप फंक्शन यूज करते हैं रैंडम मॉड्यूल का, तो ये जो है इस रेंज में जो है कोई भी वैल्यू रैंडमली जनरेट कर सकता है। तो ये बात तो देखिए बिल्कुल सही हो गई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब कि असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही इन्होंने दे रखा है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बोला है कि रैंडम मॉड्यूल इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल टू जनरेट सूडो रैंडम वेरिएबल्स। It can use to perform some actions randomly such as to get a random number। तो देखिए यहाँ पे जो है रीजनिंग भी सही है और यहाँ पे जो असर्शन है वो भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मतलब कि यहाँ पे देखिए रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही ये फंक्शन होता है, तो सेकंड वाली जो रीजनिंग दे रखी है वो भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए, कि दोनों ही सही हैं। और देखिए जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन की, क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन है वो रैंडम मॉड्यूल में ही होता है, और रैंडम मॉड्यूल कैसा है, बिल्ट इन मॉड्यूल आपका है, ऑलरेडी आपको बना बनाया मिल जाता है पाइथन के अंदर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, यहाँ पे असर्शन दे रखा है एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज़ क्रिएटेड। मतलब कि एक बार अगर आपने टपल को क्रिएट कर दिया तो उसके जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं किए जा सकते। और रीजनिंग क्या कह रही है, रीजनिंग में कहा जा रहा है कि टपल जो है वो कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि ऐसा डेटा टाइप जहाँ पे चेंजेस आपके नहीं हो सकते। तो 15 वाले का भी आंसर ए हो जाएगा, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू, और यहाँ पे जो आर जो है वो क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, ए की। तो इस तरीके से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए वाला ही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इसमें देखिए पहले बात करते हैं असर्शन की। तो असर्शन में बोला है लूपिंग कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। भाई कह रहे हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट जो होता है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक कंडीशन पे बेस्ड। इसके अलावा रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं व्हेन कंडीशन बिकम ट्रू द लूप टर्मिनेट्स। तो ये देखिए रीजनिंग आपकी गलत हो जाएगी। ये कह रही है रीजनिंग कि भाई जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है, जबकि होता क्या है, इसका उल्टा होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका क्या होता है, लूप चलता रहता है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो असर्शन है, मतलब ए जो है वो आपका ट्रू है लेकिन आर क्या है आपका फॉल्स है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन दे रखा है द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। मतलब कि जिस ऑर्डर में आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम में उसको बोला जाता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। और अगर हम बात करें रीजनिंग की तो ये बोल रहा है द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए दोनों ही आपके सही हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है किसकी, ए की। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कि ए और जो आर हैं दोनों ही ट्रू हैं, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है किसकी, ए की। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसमें बात करें अगर हम असर्शन की, तो इसमें असर्शन दे रखा है असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन और चेंजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन इट्स राइट। मतलब कि जो राइट साइड में होते हैं वेरिएबल उसमें क्या करते हैं, ये वैल्यू को असाइन कर देते हैं या फिर वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो असर्शन है ये आपका गलत है। देखिए राइट में नहीं करता है, लेफ्ट में जो वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उसकी वैल्यू को चेंज ये करते हैं। और रीजनिंग वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्युएट्स
टू आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेंड्स ऑन आइदर साइड। तो देखिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब कि जो रीजनिंग यहाँ पे दे रखी है ये आपकी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कि लिखा हुआ था कि आपका असर्शन जो है वो फॉल्स है, लेकिन जो रीजनिंग है वो क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से ये आंसर आपका इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीजनिंग और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमने सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एज पर द सीबीएसई पैटर्न। तो जैसे सेक्शन सीबीएसई ने डिवाइड कर रखे हैं सैंपल पेपर में, मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ सेक्शन आपके सैंपल पेपर में है सीबीएसई वाले, उतने ही नंबर ऑफ सेक्शन मैंने यहाँ पे भी रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को जो है कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जो है सिस्टम के लिए बने हुए होते हैं और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कि सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम का यहाँ पे मतलब है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उन सबको मैनेज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। जो विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो इसमें बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। भाई यहाँ पे दो हेक्साडेसिमल नंबर दे रखे हैं, इनको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने की अगर हम बात करें तो BE है, तो BE को आप कन्वर्ट करोगे तो ये बाइनरी नंबर आ जाएगा, और BC9 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। और किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको समझना है तो जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है उसको आप ध्यान से वॉच कर लीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करो कि भाई जो ये एक्सप्रेशन है वो इक्विवेलेंट है इस वाले एक्सप्रेशन के। तो ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। और ट्रुथ टेबल को बनाने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, देखिए A B C। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, और 3 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो कितना आएगा 8, और 8 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो इसके बाद में जो भी नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पे 4 आया, तो उतनी बार ही हम क्या करते हैं, जो पहला वेरिएबल होता है मतलब पहला कॉलम बनाते हैं, उतनी बार ही हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं, फिर उसके बाद में 1 लिखते हैं। तो इस तरीके से 4 टाइम 1 4 टाइम 0 कर दिया। फिर सेकंड वाले वेरिएबल की अगर हम बात करें B, तो यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। और C वाले वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1, इस तरीके से आपके फेल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है आपको A बार निकालना था। तो A बार का मतलब है नॉट ऑपरेटर, मतलब कि सिंपली क्या होंगी, जो वैल्यू यहाँ पे A में होंगी वो रिवर्स होकर यहाँ आ जाएंगी। जहाँ 0 होगा वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ 0 हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए AB निकालना है। तो AB का मतलब है एंड ऑपरेटर, मतलब बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, मतलब कि डॉट लगा हुआ है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी अगर आपका 0 आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो A और B को कंसिडर कर लीजिए, अगर एक भी 0 आ रहा है तो 0 आपका हो जाएगा। जहाँ पे दोनों 1 होंगे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके दोनों 1 आ जाएंगे। फिर हम बात करें BC की। तो BC में भी क्या है, एंड ऑपरेटर है, मतलब कि जहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जहाँ दोनों 1 आएंगे वहाँ पे आपके 1 हो जाएंगे। इसके बाद में C बार निकाला है, मतलब कि C यहाँ पे है और A बार यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हो जाएगा कि एक भी 0 आया तो 0 यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके बाद में AB प्लस BC प्लस CA बार ये निकाला है। तो यहाँ पे देखिए AB आ चुका है, BC आ चुका है और CA बार आ चुका है, और सबके बीच में क्या है, प्लस है। तो मतलब जहाँ पे एक भी आपका क्या आ गया 1, वहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी अगर आपका 1 आ जाता है तो वैल्यू फाइनल क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जहाँ पे सारे के सारे 0 होंगे वहीं पे 0 आएगा, अदरवाइज क्या होगा, जहाँ एक भी 1 आ रहा होगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू बन जाएंगी। और इसके बाद में फाइनली हम क्या निकालेंगे, AB प्लस CA बार। तो AB हमारे पास में ये है और CA बार ये है। तो यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है, मतलब कि एक भी 1 आया तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएंगी। और दोनों को अगर आप मैच करोगे तो दोनों इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पे आई है वही वैल्यू यहाँ पे आई है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपने इस तरीके से प्रूव कर दिया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से हमने क्या करा, ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक्सप्रेशन को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें भी पूछा गया है आपसे कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा इस लॉजिक सर्किट से। यहाँ पे जो लॉजिक सर्किट दे रखा है इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो आपका ये बन जाएगा ए बी बार प्लस सी बार डी। इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ए जा रहा है और आपका बी बार जा रहा है, और ये पास किससे हो रहा है, एंड गेट से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी बार, क्योंकि जो बी है वो नॉट गेट से पास हो रहा है तो इस पर बार लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सी पास हो रहा है नॉट गेट से तो सी पे बार लग जाएगा, और डी नॉर्मली है, और ये दोनों किससे पास हो रहा है, एंड गेट से। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरीके से रहेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ जहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं होता है तो वहाँ पे क्या कंसिडर होता है, डॉट ही कंसिडर होता है, मतलब कि एंड ही कंसिडर किया जाता है। और इसके बाद में ये पास किससे हो रहे हैं, और ऑपरेटर से, तो बीच में प्लस इस तरीके से लग जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इससे आपको लॉजिक सर्किट को फॉर्म करना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए है ए डॉट बी प्लस सी बार, इस तरीके से है। तो ए इस तरीके से हम ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या है बी और सी पे क्या है बार, तो सी को किससे पास कर देंगे, नॉट गेट से पास कर देंगे। और इसके बाद में देखिए बी और सी बार किससे पास हो रहा है, और गेट से। तो यहाँ पे इन दोनों को और गेट से पास कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी प्लस सी बार, और इसके बाद में इन दोनों को पास किससे कर रहे हैं, एंड गेट से, क्योंकि डॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे एंड गेट बना दिया इस तरीके से। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आपका बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसको आप दोबारा से लिखो, मतलब कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, सिंटैक्स एरर हैं, उनको रिमूव करने के बाद में आप इसको दोबारा से लिखो। तो बात करें अगर हम रिमूव करने की, तो देखिए पहला एरर जो है फर्स्ट लाइन में ही है 30 = 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 = 30। इसके बाद देखिए लिखा है फॉर के इन रेंज 0,2, तो यहाँ पे सही है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे बॉडी के लिए कॉलन लगा हुआ नहीं है, तो कॉलन आप यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए इफ जो है वो कैपिटल में है तो ये आपका स्मॉल में हो जाएगा, और इसके बाद में एल्स का ई कैपिटल है तो ये भी आपका स्मॉल में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे एरर थे जिनको कि रिमूव करके आप यहाँ पे इस तरीके से कोड को लिख देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, और क्या है, जीरो है। मतलब कि यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है और आपको चेक करना है कि वो नंबर जो एंटर करा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर आपका जीरो है। तो इस काम को करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया है, और प्रोग्राम में देखिए क्या करा है, सिंपली एक नंबर एंटर करवा लिया है, और ये ले लिया है मैंने फ्लोट टाइप में, अगर आप चाहें तो इंटीजर टाइप में भी ले सकते हैं। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे बोला है इफ नंबर इज ग्रेटर दैन 0, मतलब कि 0 से ज़्यादा है तो क्या आ जाए, पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाए। इसके अलावा एलिफ पार्ट लगा दिया है, एलिफ में मैंने बोल दिया कि अगर जो नंबर एंटर करा है अगर वो क्या है 0 के इक्वलेंट है तो प्रिंट हो जाएगा कि वो 0 है, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाए, निगेटिव नंबर, मतलब कि ना ही 0 के बराबर है और ना ही 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सिंपल से क्या हो गया, वो फिर आपका क्या है, निगेटिव नंबर है, तो ये आपका प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो और जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद में यहाँ पे बी एक्सप्रेशन भी दे रखा है कि इसको इवैल्यूएट करके भी आपको आंसर लिखना है। तो पहले वाले को अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो आपका आ जाएगा 13, और सेकंड वाले को आप इवैल्यूएट करोगे तो आपका आ जाएगा फॉल्स। और देखिए ये दो आंसर आए कैसे हैं, इन आंसर के लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं उन्हीं को फॉलो करना होगा, मतलब जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो पहले इवैल्यूएट होगा, जिसकी कम होती है वो बाद में इवैल्यूएट होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके जो ऑपरेटर कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर आपके ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, कौन से ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट करते हैं, कौन से को बाद में करते हैं, तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले जो है ऑपरेटर की प्रायोरिटी को समझ लीजिए कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, तभी जो है आप इसका आंसर को इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें पूछा गया है आपसे कि डिफाइन करो कमेंट्स को, वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स को, कि तीनों चीज़ें क्या होती हैं, तीनों को डिफाइन कर दो। तो कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे लाइन ऑफ टेक्स्ट होते हैं जो कि प्रोग्राम में आपके होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं आते हैं। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से यूज़र की नॉलेज के लिए होते हैं कि जो कोड लिखा गया है वो किस बारे में है, वहाँ पे जो उसको कोड करने के लिए लिखे जाते हैं। और इसको किस तरीके से मार्क करते हैं, इसको जो है हैश के साइन से जो हम लगाते हैं, इसके अलावा ट्रिपल कोटेशन मार्क को भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल का एक तरीके का नेम है जो कि एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है पाइथन में, और जहाँ पे क्या होती है कोई ना कोई वैल्यू आपकी होल्ड होती है। तो वेरिएबल का एक तरीके का आइडेंटिफायर है जो कि किसी ना किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। बात करें अगर हम डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं कि किसी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर हो रही है, मतलब उस वैल्यू का टाइप क्या है,
इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप यूज होते हैं पाइथन में। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है यहाँ पे इस कोड का आउटपुट, कि इस कोड का आउटपुट आपका क्या आएगा। तो इस कोड के आउटपुट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है वाइल x लेस देन 9, मतलब जब तक वैल्यू जो है x की लेस देन 9 रहे तब तक ये लूप क्या हो, चले। तो लूप चले तो क्या हो, x की वैल्यू प्रिंट हो जाए और उसके बाद में जो है s की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। और यहाँ पे देखिए एंड आर्ग्यूमेंट लगा दिया है, मतलब कि जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, उसी के बाद में जो है आपकी नेक्स्ट वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। तो पहली बार में क्या आएगा, 2 आएगा, इसके बाद में 3 हो जाएगी, 3 आएगा, फिर 4 5 6 7 8, जब तक लेस देन रहेगी तब तक वैल्यू प्रिंट होती चली जाएंगी। जैसे 9 होगी वैसे यहाँ पे लूप आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। अगर यहाँ पे एंड आर्ग्यूमेंट लगा हुआ नहीं होता तो क्या होता, ये वैल्यू जो है अलग अलग लाइन में आती, मतलब 2 आता, 3 आता, इस तरीके से वैल्यू आपकी आती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 में भी यहाँ पे इस कोड का आउटपुट पूछा गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें तो आएगा 36, और ये कैसे आएगा देखिए। यहाँ पे b के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, फिर लिखा है फॉर a इन रेंज 1, 10 और यहाँ पे कॉमा कर दिया है 2, मतलब कि 2 की स्टेपिंग है। तो पहले क्या जाएगा, a के पास में 1 जाएगा, फिर इसके बाद में 3 जाएगा, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू जाएंगी 1 3, फिर जाएगा 5, 4 नहीं जाएगा, मैंने शायद 4 बोल दिया, 4 नहीं जाएगा, फिर जाएगा 5 के बाद में 7, फिर 7 के बाद में 9, इस तरीके से वैल्यू जाएंगी। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू आ रही है ए के पास में उसमें 2 को भी प्लस करते जाओ। तो पहली बार में क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। क्यों होगी, क्योंकि 1 तो यहाँ पे है, 1 + 2 3 और 1 यहाँ पे है, तो टोटल वैल्यू हो गई यहाँ पे 4। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे जाएगा 3, और 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर लीजिए 3 में ये हो जाएगा 5, और 5 में प्लस कर दो 9, तो ये 9 वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में 5 जाएगा, तो 5 में प्लस हो गया 2 तो 7 हो जाएगा, और 7 में प्लस कर दो 9, तो ये आपका हो जाएगा 16, इस तरीके से। इसके बाद में जो है यहाँ पे जाएगा 7, और 7 में प्लस 2 कर दो तो 9 हो जाएगा, और 9 में प्लस कर दो 16, तो ये हो जाएगा 25। इसके बाद में 9 जाएगा, 9 में प्लस कर दिया 2 तो 11 हो जाएगा, और 11 को प्लस कर दो किस में, 25 में, तो ये आपका हो जाएगा 36। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आ रही है। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो रैंडम फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका पॉसिबल आउटपुट आपको बताना है, और साथ साथ इन्होंने बोला है वेरिएबल r जो है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर k के अंदर असाइन किया जाए 2, मतलब कि k जो वेरिएबल अगर उसको 2 असाइन करा जाए तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से जो है आपको कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना होगा, मतलब कि इन्हीं में से जो है एक ऑप्शन आपका आएगा। और देखिए रैंडम फंक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होती हैं उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं आपको कि रैंडम फंक्शन पे बेस्ड एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। शायद 2 वीडियो बना रखे हैं जिनमें कि जो है मैंने पूरे रैंडम मॉड्यूल को अच्छे से डिस्कस करा है, और जो फंक्शन होते हैं रैंडम, रेंडरेंज, रेंडेंट, इन सबको डिस्कस कर रखा है। तो उन वीडियोस को अगर आप देख लेंगे ध्यान से तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आंसर की अगर हम बात करें, पहले तो हम बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। तो देखिए मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लीजिए जो k वाला वेरिएबल है इसको अगर हम 2 असाइन करते हैं, यहाँ पे 2 असाइन होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू तो देखिए 0 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1, क्योंकि रेंज में जो है अपर लिमिट कभी भी आपकी नहीं जाती है। तो ये 2 वैल्यू हो सकती हैं जिसमें मिनिमम आपकी हो गई 0 और मैक्सिमम हो गई 1। अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 मान रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 जब आएगी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है k, तो इसका मतलब क्या हुआ, r में क्या जाएगी वैल्यू, या तो 0 जाएगी या फिर क्या जाएगी 1 जाएगी, इस तरीके से वैल्यू आपकी जा सकती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आपकी 0 जाएगी तो इसका मतलब हुआ सिग्नल का 0 इंडेक्स, तो मतलब कि 0 इंडेक्स पे क्या है, स्टॉप। और यहाँ पे मान लीजिए 1 इंडेक्स आता है तो आपका क्या है, वेट। तो स्टॉप वेट के नाम से देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, स्टॉप वेट के नाम से देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 3 वैल्यू आ रही हैं, तो यहाँ पर 3 वैल्यू नहीं आएंगी क्योंकि लूप जो है वो 2 ही बार चलेगा, तो यहाँ पे ये वाला आउटपुट आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर के पास में क्या हो, पहले चला जाए 1 और बाद में जाए 0, मतलब कि पहली बार में जो है 1 वैल्यू चलेगी और सेकंड टाइम में जो है मान लीजिए 0 वैल्यू चलेगी। तो 1 वैल्यू जाएगी तो पहले वेट आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा। तो वेट स्टॉप जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दे रखा है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि रैंड रेंज में जो है कोई भी वैल्यू जा सकती है, फिक्स नहीं है कि 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हम सेक्शन डी को। सेक्शन डी की अगर हम बात करें
तो ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31 से, और यहाँ पे भी देखिए सब पार्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले ए वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है राइट अ प्रोग्राम विच एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर, मतलब कि एक नंबर को एक्सेप्ट करे प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक नंबर एक्सेप्ट करे और जो नंबर आपने दिया है उसकी ही टेबल प्रिंट कर दे। तो इस काम को करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। सेकंड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स 1 to 50 इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग व्हाइल लूप, मतलब कि 1 से लेके 50 तक की वैल्यू जो है रिवर्स ऑर्डर में आएंगी, मतलब कि पहले 50 आएगा, फिर 49, 48, इस तरीके से जो है रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करानी है। और कौन से लूप का यूज करके करानी है? व्हाइल लूप का यूज करके करानी है। तो चलिए दोनों ही प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं ए वाले की। तो ए वाले का जो प्रोग्राम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। देखिए यहाँ पे एन के नाम से एक वेरिएबल लिया है, जहाँ पे एक नंबर एंटर करवाया, मान लीजिए यूजर ने एंटर करा 5, इस तरीके से 5 एंटर करा। तो यहाँ पे लगा दिया लूप फॉर आई इन रेंज 1, 11, मतलब कि 10 टाइम लूप चलेगा, क्योंकि टेबल में जो काउंटिंग होती है वो टोटल 10 टाइम होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 टाइम लूप चला दिया है। फिर यहाँ पे कर दिया है एन, मतलब जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे एक्स लगा दिया इंटू के साइन को प्रिंट कराने के लिए, तो एक्स ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू पहले बार में क्या आएगी? 1 आएगी, तो इस तरीके से 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका एन इंटू आई, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 5, इस तरीके से। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2, और कितना हो जाएगा इस बार हो जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से ही जो है वो आपकी 10 तक कैलकुलेशन हो जाएगी और पूरी टेबल जो है वो आपकी इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। बात करते हैं बी वाले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए बोला गया था कि आपको रिवर्स ऑर्डर में जो है नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए क्या करा है? यहाँ पे देखिए सिंपली नंबर के नाम से वेरिएबल लिया है, और इसके बाद में व्हाइल लूप लगा दिया है कि आपका लूप कब तक चले? जब तक कि जो नंबर की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 1 रहे, तब तक ये लूप चलता रहे। और फिर यहाँ पे उस नंबर को प्रिंट करा दिया है, मतलब कि जो नंबर है वो प्रिंट होगा, पहले 50 आ जाएगी वैल्यू, उसके बाद में यहाँ पे -1 कर दिया है, मतलब कि हर बार में एक वैल्यू वहाँ से माइनस होती चली जाएगी। तो पहले 50, फिर 49, फिर 48, इस तरीके से जो है वैल्यू आपके प्रिंट हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो इसमें पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। भाई ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा पूछा है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस क्या होता है। तो ए बी करके जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, कि कोई भी लूप आपका चल रहा है, अगर आप उसको चाहते हैं टर्मिनेट करना किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो वो आप कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से। और कंटिन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ये करंट इटरेशन को जो है क्या कर देता है? स्किप कर देता है, मतलब कि कोई करंट इटरेशन चल रही है तो वहाँ पर क्या करेगा? उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट टाइम के लिए इटरेशन को स्टार्ट कर देगा। तो ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब अगर हम बात करें बी वाले की, तो बी में पूछा गया है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्रामर लिखता है, मतलब कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जो कोड आप लिखते हैं उसी को बोला जाता है सोर्स कोड, मतलब कि प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया कोड जो है वो क्या है? सोर्स कोड है। और ऑब्जेक्ट कोड की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो आपका सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है कौन सी लैंग्वेज में? मशीन की लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ पाए। तो जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। एक तरीके से कह सकते हैं जो बाइनरी कोड होता है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। तो यही डिफरेंस होता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो इसमें पूछा गया है कि एक जो है आप प्रोग्राम बनाओ कैलकुलेटर को फॉर्म करने के लिए, और वो कैलकुलेटर क्या करे? ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, एडिशन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, सब्ट्रैक्शन करे और डिवीजन करे। तो इस काम को करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। और इसमें बी क्वेश्चन दे रखा है नेम ऑल द लॉजिकल ऑपरेटर विच आर सपोर्टेड इन पाइथन। भाई पाइथन में जो भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो बात करते हैं ए वाले की। तो ए वाले में क्या होगा? कैलकुलेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भाई 2 नंबर एक्सेप्ट करवा लोगे आप यूजर से, नंबर 1 नंबर 2, 2 नंबर ले लिए, एक ऑपरेटर एंटर करवा लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन एंटर करवा लिए हैं। तो यहाँ पे फिर आप लगा दोगे कंडीशन कि अगर जो ऑपरेटर एंटर होता है वो प्लस है तो क्या कर दो? यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दो, और ऑपरेटर जो एंटर करा गया है वो अगर माइनस है तो क्या कर दो? दोनों को माइनस कर दो। और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और डिवीजन का साइन है तो क्या कर दो? दोनों को डिवाइड करके उनको प्रिंट कर दो। देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, तो इस तरीके से वो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। और इनके अलावा और कुछ है तो यहाँ पे क्या कर दिया? एल्स पार्ट में डाल दिया हमने इनवैलिड ऑप्शन। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा 4 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि कैलकुलेटर टाइप बन गया आपका 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और अब बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की। तो जहाँ पे कि पूछा गया था आपसे लॉजिकल ऑपरेटर के नेम। तो लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो एंड होता है, और होता है और नॉट होता है, ये 3 जो है लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं।
अब बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग पैटर्न। मतलब कि ये पैटर्न को जनरेट करने के लिए जो है आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, और इस काम को आपको लूप की हेल्प से करना है। ये मत करना कि खाली प्रिंट स्टेटमेंट लगा के आपने इसको प्रिंट कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम भी इस पैटर्न को जनरेट करने के लिए बोला गया है कि इस पैटर्न को जनरेट करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे कि मैंने लूप को समझाया है, तो वहाँ पे इस टाइप के पैटर्न को भी जनरेट करना मैंने सिखाया था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखे हैं तो आप इसको इजीली बना लेंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनेगा। पहले हम बात करते हैं पहले वाले प्रोग्राम की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली रो में ए आ रहा है, फिर आपका बी सी आ रहा है, फिर डी ई एफ आ रहा है। मतलब कि अल्फ़ाबेट जो है वो इस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको करने के लिए क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है एस के नाम से और इसके अंदर डाल दिया 65, और इसके बाद में यहाँ पे रोज के नाम से वेरिएबल ले लिया है जहाँ पे की वैल्यू रख दी है 6। इसके बाद बोला है फॉर आई इन रेंज 0 कामा रोज, मतलब जो वैल्यू है यहाँ पर रो वाली वहाँ तक चलाओ। तो टोटल कितनी बार चलेगा, 6 टाइम ये लूप चलेगा, और 6 टाइम चलेगा तो इसके अंदर का जो कोड है वो भी आपका 6 टाइम चल जाएगा। फिर यहाँ पे लगाया है नेस्टेड लूप और इसमें बोला है फॉर जे इन रेंज 0 कामा आई प्लस 1, मतलब जो भी आई की वैल्यू आए उसमें +1 करके क्या करो, इस लूप को एग्जीक्यूट कर दो। तो पहली बार में आई की वैल्यू आएगी 0 और 0 आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1। तो यहाँ पे आपकी रेंज बनेगी 0, 1। तो मतलब कि पहली बार में जो है आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम में वैल्यू आएगी 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2, और इसका मतलब ये होगा कि लूप जो है 1 टाइम चलेगा। और 1 टाइम चलने पे क्या होगा, यहाँ पे जो एस की नंबर है मतलब 65 है, इसको क्या कर दिया है, करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो CHR फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो 65 नंबर पे आपको पता होना चाहिए आपका कैपिटल ए आता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा, मतलब कैपिटल ए आ जाएगा। पहली बार में एक ही बार आएगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, मतलब कि 2 + 3 तो 2 बार लूप चलेगा, तो फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और इसके बाद में सी आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट प्रिंट होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एस के नंबर है इसकी वैल्यू क्या करा जा रहा है, इंक्रीज करा जा रहा है। पहले 65 है, फिर 66 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कोड से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका पैटर्न दे रखा है ये जनरेट हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड वाले पैटर्न की। तो यहाँ पे देखिए कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 रोज हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉलम जो है वो आपके डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करा, रो के नाम से वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 5 रखी है, फिर b = 0 कर दिया है, और यहाँ पे बोल दिया फॉर आई इन रेंज रोज, 0 और -1 कर दिया। मतलब पहले क्या होगा, यहाँ पे जाएगा आपका 5, फिर इसके बाद में जाएगा 4, मतलब कि एक एक करके वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी क्योंकि यहाँ पे -1 की स्टैपिंग लगा दी है। और उसके बाद में जो b की वैल्यू है उसको भी इंक्रीमेंट साथ साथ किया जा रहा है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये वाला लूप लगा दिया जिसमें बोला है 1, i + 1। इस तरीके से कंडीशन लगा दी है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर बार में वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। मतलब पहले 4 आएगा तो 4 टाइम चलेगा, फिर 3 आएगा तो 3 टाइम चलेगा, 2 आएगा तो 2 टाइम चलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से जो है सेकंड वाले लूप की कंडीशन आपकी बन जाएगी, उतने वाले ही सेकंड वाला लूप चलेगा और बी की जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिंट होती हुई चली जाएगी। तो इस तरीके से इस वाले कोड से क्या होगा, आपका ये वाला पैटर्न जनरेट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे इस रिवीजन टेस्ट पेपर के वो डिस्कस कर लिए हैं और मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो देखिए मैं रिकमेंड करूँगा जो चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं उन चैप्टर्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तभी जो है आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए उन बच्चों को ज़्यादा डाउट रह जाते हैं जो यहाँ पे वीडियोज़ को अच्छे से नहीं देखते हैं, फिर बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चाहे वो पाइथन के हों, चाहे वो बूलियन लॉजिक वाले चैप्टर के हों, चाहे बाइनरी कन्वर्जन के हों, वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ज़्यादा इजीली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है जिससे कि जो है आपको एक आइडिया मिल सके किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।